हाय एवरीवन। आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं एज लाइक पी फैक्टर, स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट, टॉर्क, जायरोस्कोपिक प्रिसिशन। चलो शुरुआत करते हैं भाई टॉर्क से। टॉर्क क्या है बेसिकली? टॉर्क एक तरह का ट्विस्टिंग या टर्निंग फोर्स होता है जिसका काम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ट्विस्टिंग या टर्निंग फोर्स है। टेंडेंसी टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। तो टॉर्क का एयरक्राफ्ट प्रोपेलर्स में क्या रोल है? इम्पोर्टेंट रोल है। इंजन टॉर्क डेवलप करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? आपका प्रोपेलर रोटेट करेगा। और प्रोपेलर जब इंजन टॉर्क डेवलप कर रहा है तो टॉर्क की वजह से, इंजन टॉर्क की वजह से प्रोपेलर रोटेट किया। प्रोपेलर जब रोटेट कर रहा है तो वो एक ड्रैग क्रिएट कर रहा है इंजन टॉर्क के अगेंस्ट में। तो जब प्रोपेलर रोटेट किया तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ तो उसका एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। अगर आपका प्रोपेलर रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज तो एक रिएक्शन फोर्स उसने जनरेट किया। उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जनरेट होगा या रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो वो क्या करेगा? आपके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंग को क्या करने लगेगा? डाउन करने लगेगा। टॉर्क जो रहता है बेसिकली एयरक्राफ्ट में, जो आपके प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट है स्पेशली, तो उनमें क्या है कि भाई इंजन ने टॉर्क डेवलप किया, टॉर्क प्रोपेलर के पास गया, प्रोपेलर रोटेट किया। जब प्रोपेलर रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से एक आपका रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा। और वो रिएक्शन फोर्स क्या करेगा? ये एक्शन फोर्स था प्रोपेलर के रोटेशन का, तो उसके अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स का क्या करेगा? जनरेट करेगा। और वो रिएक्शन फोर्स जो होगा वो अपोजिट साइड ऑफ द विंग के, जैसे यहाँ पर ये क्लॉकवाइज गया फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो इस साइड के विंग को क्या करने लगेगा? डाउन करने लगेगा। तो टॉर्क बेसिकली क्या है? एक ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स है। जैसे हम लोगों ने टॉर्क बेंडिंग फोर्स में देखा था कि वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन के है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है कि जो टॉर्क का इफेक्ट है, टॉर्क बेसिकली क्या है? एक तरह का नेचुरल रेजिस्टेंस है रोटेटिंग मास के लिए। मतलब टॉर्क जो जनरेट होगा जिसकी वजह से प्रोपेलर रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क ने प्रोपेलर को रोटेट कराया, लेकिन प्रोपेलर किसके अगेंस्ट रोटेट कर रहा है? जो वहाँ पर एयर है, जो प्रोपेलर ड्रैग है। तो जो टॉर्क, इंजन टॉर्क और प्रोपेलर ड्रैग, जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो हमें कांस्टेंट आरपीएम मिलता है। तो प्रोपेलर रिवॉल्व करता है एक डायरेक्शन में और टॉर्क वर्क टू रोटेट द एरोप्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन में। इस बात को क्या ध्यान रखना है कि अगर प्रोपेलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो जो टॉर्क इफेक्ट है या टॉर्क की वजह से जो टर्निंग फोर्स है, टॉर्क और टर्निंग फोर्स, उसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है वो प्रोपेलर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करता है। तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि एक साइड हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो दूसरे साइड यॉ करने लगता है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल टर्म में देखें तो टॉर्क एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक आपका r इंटू द एफ, और r क्या है? लेंथ ऑफ द मोमेंट r में। मतलब यहाँ पर अगर कोई एक्सिस है या अगर हम कोई एक्सिस मान लें तो वहाँ से जितनी डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स into the perpendicular distance from that axis, तो वही यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होता है टॉर्क। अब जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, तो भाई ये दोनों एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं? बैलेंस कर ले रहे हैं। यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है तो इसकी वजह से ये रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा। तो ये वाला रिएक्शन फोर्स टॉर्क जो है बेसिकली क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्या था कि यहाँ पर ये आपका प्रोपेलर रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे दो इंजन्स लगे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं? बैलेंस कर ले रहे हैं।
तो इसकी वजह से फिर नहीं होगा कि आपका जहाज दूसरी डायरेक्शन में टर्न करने लगे। आ रही बात समझ में? दूसरा इफेक्ट होता है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमने इफेक्ट देखा कि अगर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है तो टॉर्क की वजह से होने क्या लगेगा, आपका अगर राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है तो टॉर्क क्या करता है, आपके लेफ्ट विंग को ड्रॉप कर देता है। राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर प्रोपेलर घूम रहा है तो टॉर्क इफेक्ट की वजह से क्या होगा, लेफ्ट विंग हमेशा ड्रॉप होगा। लेफ्ट विंग मतलब नीचे आपका डाउन होने लगेगा। तो उसको हम फिर आपके फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस को इस्तेमाल करके उसको वापस बैलेंस करते हैं। उसी तरह से इसी तरह का इफेक्ट इस स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट से भी क्रिएट होता है। कहीं कहीं पर इसको प्रोपेलर वॉश कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट कहते हैं। अब स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट है क्या? अगर देखा जाए तो जब प्रोपेलर रोटेट कर रहा है तो हम केवल ये ही नहीं देखते कि जो एयर फ्लो है वो केवल आगे से पीछे ही जा रहा होगा। एयर फ्लो चूंकि रोटेशन ऑफ द प्रोपेलर की वजह से क्या होने लगता है, इस पूरे फ्यूजलाज के सराउंडिंग भी मूव करता है। ये डायरेक्शन आपको दिख रही है, ये इस तरह से फ्यूजलाज के सराउंडिंग भी मूव करता है। तो ये वाली जो एयर फ्लो होती है और जो नॉर्मल एयर फ्लो जा रही होती है यहाँ से, इन दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। ये जो स्लिप स्ट्रीम वेलोसिटी वाली एयर फ्लो है, इसकी वेलोसिटी नॉर्मल एयर फ्लो से ज़्यादा होती है। तो जब ये रोटेट करता है तो ये क्या करने लगता है, आपका हेलिक्स प्रोफाइल बनाते हुए अराउंड द फ्यूजलाज ये हमारी वर्टिकल फिन पर कहीं जाकर क्या करने लगता है, हिट करने लगता है। और जिसकी वजह से क्या होने लगता है, एयरक्राफ्ट अगेन जो है यॉ करने लगता है। अगर राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है तो एयरक्राफ्ट आपका क्या करेगा, अगर राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर है तो अगेन वो क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ यॉ करने लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जहाँ से वहाँ पे टॉर्क इफेक्ट में देखा था यॉ करने लगा था, तो यहाँ पे स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट की वजह से भी क्या करने लगता है, यॉ करने लगता है आपका एयरक्राफ्ट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि अब प्रोपेलर पुशेस एयर नॉट जस्ट हॉरिजेंटली टू द बैक, प्रोपेलर सिर्फ पीछे की तरफ ही हवा नहीं फेंकता, बट मोर इन अ ट्विस्टिंग हेलिक्स। ये ट्विस्टिंग या हेलिक्स जिसे बोला गया है, इस फॉर्म में भी अराउंड द फ्यूजलाज, फ्यूजलाज के चारों तरफ इस तरह से ट्विस्टिंग होते हुए हवा पीछे की तरफ आती है। तो एज द एयर विल्स अराउंड द फ्यूजलाज इट पुशेस अगेंस्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल टेल, और इसकी तरफ पुश करने लगता है। यहाँ पुश करेगा तो जहाज क्या करेगा, इधर की तरफ यॉ करने लगेगा, तो कॉजिंग द प्लेन टू यॉ टू द लेफ्ट। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। जैसा कि क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है कि आपका जो वर्टिकल फिन है उसको थोड़ा सा ऑफसेट सेट कर देते हैं। ये आपकी सेंटर लाइन ऑफ द एक्सिस है, जिसे आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं, तो उससे थोड़ा सा इसे ऑफसेट सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एरोडायनेमिक फोर्स क्रिएट होता है, क्योंकि ये भी एरोफॉइल प्रोफाइल है, तो एरोडायनेमिक फोर्स क्रिएट होगा तो वो इस स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट को बैलेंस कर लेगा। या फिर हम रडर्स को डिफ्लेक्ट करते हैं ताकि स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट को अवॉइड कर सकें और याव में जाने से बच सकें। कुछ जगहों पर इंजन के अलाइनमेंट में भी इंजन की जो माउंटिंग है उसको कुछ इंक्लिनेशन एंगल पे रखते हैं ताकि इस इफेक्ट को कम किया जा सके। तो ये जो स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट है, आप ये देखिए, इस तरह से जब प्रोपेलर रोटेट करता है तो कुछ एयर तो आगे से पीछे जा ही रही थी, लेकिन इस तरह से एयर रोटेट करके हुए जाती हैं, उन्हें स्लिप स्ट्रीम एयर फ्लो भी कहते हैं। अब यहाँ पे दो प्रोपेलर्स हैं दोनों साइड में, तो ये दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट में एक दूसरे को क्या नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो वो एयरक्राफ्ट क्या करने लगेगा, यॉ करने लगेगा। तो स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट में अगर हमें मिनिमाइज करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेटिंग द वर्टिकल फिन कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, आपके रडर कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं, रडर्स को मूव कराते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर करेगा ऑलरेडी इंजन माउंट को
करेक्ट इंस्टॉलेशन एंगल पर सेट करेगा। इंजन माउंट की जो है आपका उसको कुछ करेक्ट इंस्टॉलेशन एंगल पे सेट करेगा ताकि आप क्या कर सके, जो थ्रस्ट लाइन है, थ्रस्ट लाइन का मतलब प्रोपेलर इस तरह से रोटेट कर रहा है तो ये इंजन यहाँ रोटेट किया तो ये इसकी थ्रस्ट लाइन हुई। हम इसी थ्रस्ट लाइन को थोड़ा सा ऑफसेट कर दें, जिस डायरेक्शन में थ्रस्ट आ रहा है वही थ्रस्ट लाइन हुई। तो अभी तो यहाँ सीधे डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो अगर कुछ जगहों पर इंजन माउंट मतलब इंजन को थोड़ा सा सेंटर लाइन से ऑफसेट करके माउंट किया जाएगा तो थ्रस्ट लाइन भी जो होगी वो थोड़ी सी ऑफसेट हो जाएगी और स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट को क्या किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट है हमारा असिमेट्रिकल लोडिंग। ये असिमेट्रिकल लोडिंग क्या है? इसे कुछ जगहों पे पी फैक्टर भी कहते हैं। जनरली अगर हमारा एयरक्राफ्ट लेवल फ्लाइट में है, अगर ये लेवल फ्लाइट में है तो क्या हो रहा है कि आपका जो अप गोइंग प्रोपेलर है और जो डाउन गोइंग प्रोपेलर है वो क्या करता है, लेवल फ्लाइट में इक्वल थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जहाज सीधे जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो पिचअप मोशन लेता है तो जैसे ही पिचअप मोशन लेता है तो होता क्या है कि जो अप गोइंग प्रोपेलर ब्लेड है उस वहाँ पर जो एंगल ऑफ अटैक होता है, वहाँ पर जो एंगल ऑफ अटैक होता है वो कम हो जाता है और डाउन गोइंग जो प्रोपेलर ब्लेड है वहाँ पर एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो थ्रस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो गड़बड़ हो गया है। डाउन गोइंग प्रोपेलर ब्लेड पे ज़्यादा हो गया है, अप गोइंग प्रोपेलर ब्लेड पे उतना नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, आपका असिमेट्रिकल लोडिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस अनसिमेट्रिकल थ्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अप गोइंग ब्लेड एंड डाउन गोइंग ब्लेड। यहाँ पे आप देखिए कि डाउन गोइंग ब्लेड का हमने एंगल ऑफ अटैक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से भी एयरक्राफ्ट क्या करने लगेगा, जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जब थ्रस्ट डिफरेंस होगा तो एयरक्राफ्ट याइंग मूवमेंट में चला जाएगा। वो जिस तरह से अभी हमने देखा कि स्लिप स्ट्रीम इफेक्ट, टॉर इफेक्ट की वजह से याव करने लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि अनसिमेट्रिकल लोडिंग की वजह से या असिमेट्रिकल लोडिंग की वजह से क्या होने लगेगा, याइंग मूवमेंट जनरेट होने लगेगा। सेम वही प्रिंसिपल फॉलो होगा कि राइट हैंड रोटेटिंग प्रोपेलर जो होंगे वो लेफ्ट याइंग मूवमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पायलट क्या करेगा, इसको अवॉइड करने के लिए रडर इनपुट्स का इस्तेमाल करेगा ताकि हम इसको याइंग इफेक्ट को क्या कर सकें, कम कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जायरोस्कोपिक प्रिसिशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई जायरोस्कोपिक प्रिसिशन भी काम यही कर रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि याइंग मोमेंट ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं कि जायरोस्कोप है एक आपका कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। इसे अपने इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में जायरोस्कोप पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक रिंग होती है, वो कंटिन्यूसली क्या करती है, अपने किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट करने लगती है। तो जायरोस्कोप जो होते हैं बेसिकली दो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एक होता है रिजिडिटी और एक होता है प्रिसीजन। तो जो जायरोस्कोप होता है वो रिजिडिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब अगर उसका एक डेफिनेट मास है और किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो वो क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा अपनी ही एक्सिस पे। एक बार उसे रोटेट कर दिया गया तो वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा जब तक कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टर्बेंसेस हैं कि जैसे माने यहाँ पे आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ये रोटेट कर रहा था, अब अपनी एक्सिस के अबाउट, अब आपने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, तो जब आप इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे जायरोस्कोप को, तो एक रेस्पॉन्स क्रिएट होगा। मतलब एक भाई किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हो तो एक कोई रिएक्शन फोर्स होता है, जैसे फोर्स के कंडीशन में, तो यहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट होगी। तो वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन कहलाती है जायरोस्कोपिक प्रिसिशन कहलाती है, जो कि जायरोस्कोपिक प्रिसिशन इज द रेस्पॉन्स ऑफ द जायरोस्कोप। और ये रेस्पॉन्स कैसा होगा कि जब आपने अप्लाइड फोर्स लगाया तो वो जो रेस्पॉन्स क्रिएट होगा वो 90 डिग्री में, जो भी अप्लाइड फोर्स है उसके 90 डिग्री में क्रिएट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन के।
पहले सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि जायरोस्कोप है। जायरोस्कोप क्या है? एक रोटेटिंग, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रोटेटिंग बॉडी है जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब रोटेट कर रही है तो वो क्या होगा? कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, जो कि उसका मास है, उसकी रिजिडिटी है, तो अगर उसे डिस्टर्ब ना किया जाए तो वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, तो ये उसका क्या कहलाएगा? रिजिडिटी प्रिंसिपल उसका फॉलो हो गया। अब प्रिसीजन जो प्रिंसिपल है, जायरोस्कोप होते हैं, दो प्रिंसिपल उसके बेसिकली हैं, एक रिजिडिटी और एक प्रिसीजन। तो प्रिसीजन जो होता है वो होता क्या है? इट इज़ अ रेस्पॉन्स इफेक्ट ऑफ एन जायरोस्कोप। कब रेस्पॉन्स करेगा? जब उस पर कोई फोर्स आप लगा रहे हैं, और वो फोर्स जब आप लगा रहे हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स जनरेट होगा वो 90 डिग्री पर क्या होगा? इन द एक्शन ऑफ 90 डिग्री। मतलब जैसे आपने यहाँ फोर्स लगाया, ये लगाया फोर्स, अब इसका 90 डिग्री ऐसे कुछ होगा, तो इफेक्टिव फोर्स उसके अप्लाइड फोर्स के 90 डिग्री पे जनरेट होगा, बट इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो उसकी वजह से ये क्या करने लगेगा? यॉ करने लगेगा। भाई यहाँ फोर्स लगाओगे इधर की तरफ ये टर्न करेगा, तो यॉ करने लगेगा। तो हमने क्या यहाँ पे भी देखिए, ये आपका ये जायरोस्कोप है, पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अभी रिजिडिटी मेंटेन किया हुआ था, जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, मतलब हमने क्या करना चाहा, उसकी जो रोटेशनल एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा था, आपने उसको फोर्स लगाया, उसको चेंज करने की कोशिश की, वो चेंज नहीं होना चाहता है, रेजिस्ट करता है, तो वो एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, जो कि उसको क्या करेगा? दूसरी तरफ यॉ करने की या टर्न करने की कोशिश करेगा। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो यही आपका जो है एयरक्राफ्ट के केस में होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एयरक्राफ्ट क्या है? टेल व्हील एयरक्राफ्ट है, और जस्ट वो टेक ऑफ होने के लिए रनवे पे रन कर रहा है। तो जैसे ही कोई टेल व्हील एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने के लिए रनवे पे रन करता है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई टेल व्हील जैसे ही फुल आरपीएम लेगा तो ये पोर्शन जो है आपका उठ जाता है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि अप्लाइड फोर्स जनरेट हुआ होगा लिफ्ट की वजह से, जिसकी वजह से ये उठा, तो यहाँ पर एक अप्लाइड फोर्स लगा। और अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो प्रोपेलर है, जैसे वो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा जायरोस्कोप का, तो हमारा प्रोपेलर भी क्या एक तरह का जायरोस्कोप है। मतलब उसका अपना मास है, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो अगर हम उसी जायरोस्कोपिक प्रिंसिपल को यहाँ पे लगाएं, तो इनिशियली तो इसने प्रोपेलर अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अपनी रिजिडिटी को मेंटेन किए हुए, लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे ही टेक ऑफ करने के लिए फुल आरपीएम दिया और ये रोटेट होने लगा प्रोपेलर, तो ये आपका जो टेल व्हील पोर्शन है ये उठ गया था, तो इसकी वजह से एक अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ लगा। तो जैसे ही एक अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो एक रिएक्टिव फोर्स या इफेक्टिव फोर्स प्रोपेलर पे क्या करने लगा? 90 डिग्री पे। अभी हमने पढ़ा ना कि जायरोस्कोप जो है, अगर जब आप उस पर क्या करते हैं कि उस पर फोर्स लगाते हैं, एक अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका एक इफेक्टिव फोर्स जायरोस्कोप पे जनरेट होता है उसके 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। इफेक्टिव फोर्स जनरेट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन की, जिसकी वजह से ये क्या करने लगेगा? यॉ करने लगेगा। लेकिन ये ग्राउंड पे हो रहा है। ग्राउंड के केस में क्या हो रहा है कि जब एयरक्राफ्ट आपका रन कर रहा था, तो ये ग्राउंड के केस में होने लगा, यॉ करने लगा। लेकिन अगर यही चीज़ एयर में रहेगी, तो ये जो प्रिंसिपल है वो कैसे वर्क करेगा, उसको भी देखते हैं। मान लिया एयरक्राफ्ट आपका इस तरह से क्या कर रहा है, ये मान लिया एयरक्राफ्ट है हमारा। अब यहाँ पर क्या देखना है कि हम इसको रियर साइड ऑफ द व्यू से देखते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये आपका जो प्रोपेलर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, कि यहाँ पे इसको लेफ्ट टर्न नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये प्रोपेलर है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। पीछे से देखने पर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है।
यहाँ पे एक हम रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोपेलर ही हमारा जायरोस्कोप है, तो उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम थंब से दिखा रहे हैं, और ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर है वो हम क्या दिखा रहे हैं कि जो प्रोपेलर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इस थंब को उठाकर हम यहाँ रखें तो ये क्या रह जाएगा, ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन को जनरेट करेगा, और ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द प्रोपेलर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करेगा। अब हमने क्या बोला कि हम लेफ्ट टर्न, मतलब लेफ्ट टर्न लेते हैं, पीछे से देखेंगे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है पीछे से देखने पर। तो अगर हम लेफ्ट टर्न लेना चाहते हैं तो ये जो आपका थंब है, ये पूरा हैंड, वो इसकी जो वो भी तो घूमेगा लेफ्ट टर्न। अगर आपने एयरक्राफ्ट को लेफ्ट टर्न लिया तो हम थंब को भी लेफ्ट टर्न लें, तो ये थंब जो है अगर ये लेफ्ट टर्न जाएगा तो ये थंब आपका क्या चलाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और फिंगर इधर आ जाएंगी तो फिंगर नीचे की तरफ पॉइंटेड हो जाएंगी और थंब इधर की तरफ पॉइंटेड हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट ऑफ द हमारा हैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जायरोस्कोपिक प्रिसिशन को, क्योंकि जायरोस्कोपिक प्रिसिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब लेफ्ट टर्न एयरक्राफ्ट ने लिया तो ये भी क्या करेगा, लेफ्ट टर्न लेगा, तो ये थंब ऊपर जाएगा और ये फिंगर्स नीचे की तरफ क्या करेंगी, पॉइंटेड आउट करेंगी। तो एक जायरोस्कोपिक कपल क्रिएट होगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिव कपल। क्या बोलते हैं, एक्टिव कपल। अब जायरोस्कोपिक कपल जो क्रिएट हुआ, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, उसकी वजह से क्या होगा, एक रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल भी क्रिएट होगा। और जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्रिएट होगा तो जो चीज़ हम ग्राउंड पे देख रहे थे सिर्फ यॉ कर रहा था, तो इधर लेफ्ट टर्न लेने पर क्या होगा कि वो नोज पिचअप हो जाएगी, वो रोलिंग मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नोज क्या होगी, पिचअप हो जाएगी, और आपका टेल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो when an aircraft equipped with a right hand rotating propeller is yawed to the left, अगर वो लेफ्ट की तरफ yaw करता है तो gyroscopic precision will work to lift the nose। यहाँ पे हमने क्या देखा कि gyroscopic precision क्या करेगा, हमेशा नोज को क्या करेगा, उठाने की कोशिश करेगा। जबकि यही चीज़ अगर ग्राउंड पे हो रही होती तो सिर्फ यॉ कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम बेसिक पे जाएं, व्हेन द टेल इज बीइंग रेज्ड ड्यूरिंग द टेक ऑफ रोल, दिस चेंज इन पिच एटीट्यूड हैज़ द सेम इफेक्ट एज अप्लाइंग अ फोर्स टू द टॉप ऑफ द प्रोपेलर्स प्लेन ऑफ रोटेशन। आपने प्रोपेलर्स की प्लेन ऑफ रोटेशन पे आपने टॉप से फोर्स लगाया था, अप्लाइड फोर्स, उसका इफेक्टिव फोर्स के 90 डिग्री पर। तो वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि व्हेन द टेल इज बीइंग रेज्ड ड्यूरिंग द टेक ऑफ रोल, दिस चेंज इन पिच एटीट्यूड हैज़ द सेम इफेक्ट एज अप्लाइंग अ फोर्स टू द टॉप ऑफ द प्रोपेलर्स प्लेन ऑफ रोटेशन। फिर वही बात, रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग 90 डिग्री अहेड causing a yawing movement to the left अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। रिजल्टिंग फोर्स जो यहाँ पे जनरेट होगा वो क्या करेगा, आपको लेफ्ट की तरफ यॉ करने के लिए मजबूर करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल वेरिएबल्स, वन ऑफ विच इज द अब्रप्टनेस विथ विच द टेल इज रेज्ड। टेल रेज हो रही थी, इसी की वजह से ये चीज़ें हो रही थी। फिर है, however precision or gyroscopic action occurs when a force is applied to any point on the rim of the propeller's plane of rotation. The resultant force is still be 90 degree from the point of the application in the direction of rotation। हमारी बात समझ में कि जो प्रिसिशन है,
जो जायरोस्कोपिक प्रिसिशन है वो है क्या बेसिकली, वो एक तरह का रेस्पॉन्स है किसका, जायरोस्कोप का, टू जनरेट एन एक्शन। किस तरह का एक्शन, टू जनरेट एन एक्शन 90 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनपुट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मतलब कि जो जायरोस्कोपिक प्रिसिशन है वो एक आपका रेस्पॉन्स है इस जायरोस्कोप का, कि उस पर लगने वाला, जब उस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो जो इफेक्टिव फोर्स हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे, तो जो यहाँ पे टर्न कर रहा है, तो ये जो रेस्पॉन्स कहलाता है वो जायरोस्कोपिक प्रिसिशन कहला रहा है। और किसका है ये, जायरोस्कोप का। तो ये जो प्रोपेलर है हमारा वो जायरोस्कोप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू।